अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज हम के फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 2 वेक्टर और इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हर सवाल के साथ हम उसके बुनियादी कंसेप्ट भी समझेंगे ताकि आपके लिए याद रखना आसान हो जाए। पहला एमसीक्यूज़ जो बुक में दिया गया है, टू वेक्टर्स लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट. When the angle between them is increased by 20 degree, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. The original angle between them was. क्वेश्चन में कहा गया है कि टू वेक्टर लाई विद देयर टेल, ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है जो फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल के साथ लग गया है, जिस तरह क्वेश्चन में कहा गया है। When the angle between them is increased by 20, याद रखें कि ये इन दो वेक्टर के बीच एंगल है। अब हमें कह रहा है कि अगर इन दो वेक्टर के बीच अगर इस एंगल के साथ 20 डिग्री मज़ीद इजाफा किया जाए तो द स्केलर प्रोडक्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड बट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस कंडीशन में अगर इन दो वेक्टर की हम स्केलर प्रोडक्ट ले लें तो उसका जो मैग्नीट्यूड यानी आंसर आता है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड और आंसर होगा और 20 डिग्री इजाफा करने के बाद वो दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन इनिशियल कंडीशन में जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा और 20 डिग्री ऐड करने के बाद वो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा लेकिन नेगेटिव साइन उसके साथ मौजूद होगा। तो हमें कह रहा है कि द ओरिजिनल एंगल बिटवीन देम वाज, कि इन दो वेक्टर के बीच ओरिजिनल एंगल क्या था, यानी 0 डिग्री या 60, 70 या 80 डिग्री। तो देखिए ये हमारे पास पहला वेक्टर है और अब हम इसके साथ 20 डिग्री मज़ीद ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर बन गया। तो चले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट ए डॉट बी, ये दो वेक्टर हैं। जब हम इनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास बराबर है ए बी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब ये है कि यानी इन दो वेक्टर को अगर हम इसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो एक्स होगा, मतलब एनी वैल्यू होगा, लेकिन लेट सपोज एक्स वैल्यू जो कि पॉजिटिव है। अब हम इन दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लेंगे लेकिन उसके एंगल के साथ 20 डिग्री का इजाफा कर दिया गया है, जो कि हमारे पास है ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब ये है कि जो जिस तरह क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ये है और 20 डिग्री ऐड करने के बाद सेम मैग्नीट्यूड होगा एक्स, लेकिन साइन नेगेटिव होगा, यानी डायरेक्शन चेंज किया हुआ होगा। तो अब ये इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये होगा ए बी कॉस थीटा प्लस 20 डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये ए बी के साथ कैंसिल हुआ और सिमिलरली एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास -1 बाकी रह गया। तो ये कॉस थीटा यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला पोर्शन हमारे पास ये रह गया, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला है जो कि cos 180 माइनस थीटा बराबर है माइनस कॉस थीटा। तो 3 और 4 इक्वेशन को अगर हम देख लें तो यहाँ पे b माइनस कॉस थीटा है इस इक्वेशन में और इसमें भी माइनस कॉस थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 180 माइनस थीटा बराबर है cos थीटा प्लस 20 के। तो हमारे पास आ गया cos n to theta plus 20 which is equal to cos 180 minus theta plus 20 which is equal to 180 minus theta। सो ये माइनस थीटा को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास +2 थीटा होंगे और 20 को यहाँ पे लाएंगे तो ये -20 होगा।
तो ये हमारे पास 160 आ जाएगा और यहाँ पे 2 थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल एंगल इन दो वेक्टर के बीच 80 डिग्री था। तो अब अगर हम यहाँ पे कॉज 80 पुट करेंगे और इसका जो आंसर आएगा और 80 के साथ 20 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे और फिर काज 100 जब आप फाइंड करेंगे तो काज 80 और काज 100 की आंसर सेम होंगे, लेकिन काज 100 के साथ सिर्फ माइनस साइन मौजूद होगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओरिजिनल एंगल इन दोनों के बीच 80 डिग्री था। MCQs नंबर 2 जो कि दिया गया है बुक में, वो है हमारे पास द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास कम से कम कितने नंबर्स के वेक्टर दरकार है जो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले हो, और इन अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को हम ऐड करें और उसका जो रिजल्टेंट हो वो ज़ीरो देगा। तो कितने नंबर ऑफ वेक्टर चाहिए ज़ीरो रिजल्टेंट के लिए, लेकिन मिनिमम 2 वेक्टर चाहिए, 3 चाहिए या 4 या 5। तो हमारे पास ये 3 वेक्टर दरकार है मिनिमम टू गिव अस अ ज़ीरो रिजल्टेंट। MCQ number 3, the magnitude of vector which is equal to a vector which is equal to 2i cap plus j plus 2k। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एलॉन्ग द एक्स एक्सिस ये वाला पोर्शन है, ये मैग्नीट्यूड एलॉन्ग द वाई है और ये एलॉन्ग द जेड है। तो हम इस फार्मूले में ये जो कोएफिशिएंट है आई कैप के उसके स्क्वायर लेंगे, इस तरह जे के कोएफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर लेंगे और के का कोएफिशिएंट 2 है जो कि इसका स्क्वायर लेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट द 3। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। MCQ number 4, if the resultant of two vectors each of magnitude A is also a magnitude of A, the angle between the two vectors will be। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड A है, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी A है और सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी A है, और उसके बाद उसका जो हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे उस रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो भी ए है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विल बी। आप मालूम करें कि इन दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, यानी 30 या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 120 डिग्री। तो हमारे पास फार्मूला है कि एफ रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू अंडर द रूट f1 स्क्वेयर प्लस f2 स्क्वेयर प्लस 2f1 f2 इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, ये f1 जो कि वेक्टर 1 है, ये f2 जो कि वेक्टर 2 है, ये बराबर है सिंपल f के। दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है तो इसी वजह से f1 f2 के बराबर है और f2 f के बराबर है। सिमिलरली उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है तो वो भी f के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी a के बराबर है। तो इस इक्वेशन में हम fr की जगह सिंपल f पुट करेंगे। यहाँ पे हम f स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद ये स्क्वायर रूट से यानी बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये f इस f के साथ कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बाकी रह गया। तो ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन के फर्दर हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास cos थीटा बराबर है विच इज इक्वल टू -1/2। तो फिर थीटा हमारे पास बराबर होगा
120 डिग्री के, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 120 डिग्री है। MCQ number 5, when Fx which is equal to 3 Newton and F which is equal to 5 Newton, then find Fy। हमारे पास एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल एक फोर्स है, ये हमारे पास Fx है, ठीक है, जो कि 3 न्यूटन है, और Fy हमें कह रहा है कि Fy को आप फाइंड आउट करें। ये Fy हो गया, ठीक है, ये Fy हो गया, और F की वैल्यू हमें दी गई है जो कि इसी तरह है। ये F, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया F, जो कि हमारे पास 5 न्यूटन है। तो ये सिंपल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस आ गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो सिंपल ये हम पिथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे। जब हम पिथागोरस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये फार्मूला जो मैंने मेंशन किया है ये इस तरह आ जाएगा, और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी विल गॉट तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले डायग्राम को ड्रा करना होगा, क्योंकि डायग्राम के बगैर ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास एक मीटर स्टिक है, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज में कहा गया है कि ये मीटर स्टिक एक नाइफ एज, ये नाइफ एज है जो कि एट द 50 सेंटीमीटर मार्क्स पे मौजूद है। ये 0 से स्टार्ट होकर 100 सेंटीमीटर तक ये हमारे पास स्टिक मौजूद है, और 50 बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो कि 50 सेंटीमीटर है, उस सेंटर पॉइंट पे एक नाइफ एज मौजूद है जो कि इस स्टिक को बैलेंस कर रखा है। A rip hangs masses of 0.40 kg and 0.60 kg from the 20 and 80 सेंटीमीटर। अरिप ने दो मासेस अटैच की, एक 20 सेंटीमीटर पे, ये 0.40 kg मास 20 सेंटीमीटर पे अटैच की, और ये 0.6 kg मास को 80 सेंटीमीटर पे अटैच किया गया। Where should a rip hang a third mass of 0.3? अगर आप यहाँ देख लें 20 और 50 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और सिमिलरली 50 और 80 के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी 30 सेंटीमीटर है, लेकिन 0.4 kg मास और 0.6 kg मास के बीच डिफरेंट है। ये वाला मास हेवी है तो स्टिक इस तरफ मूव करेगा, यानी रोटेट करेगा। तो इसी वजह से क्वेश्चन में कहा गया है कि अरिफ ने दूसरा मास भी अटैच की जो कि 0.30 kg है, लेकिन पोजीशन को मालूम करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ पे किस पोजीशन पे ये तड़ वाला मास अरिप हैंग करेगा ताकि ये वाला स्टिक बैलेंस हो जाए। तो हम वो पोजीशन मालूम करेंगे, ठीक है। ये वाला तड़ मास है जो कि अरिप में हैंग किया गया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट पोजीशन हमको मालूम करना होगा। सो फॉर दिस हमें पता है कि ये टार्क है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज टार्क है, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज टार्क है। ये दोनों बैलेंस है, फॉर एग्जांपल इसमें रोटेशन ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम ये वाला कंडीशन पुट करेंगे कि टार्क एंटी क्लॉकवाइज विच इज इक्वल टू टार्क क्लॉकवाइज। टार्क बराबर है आर एफ के, यानी आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे R1 W1 है, ये वेट है जो कि टार्क के फार्मूला में RF है, यहाँ फोर्स को हम वेट पे रिप्लेस किया गया है। तो ये R1 W1 इसका हो गया, और सिमिलरली ये जो दूसरा मास अटैच, ये तीसरा मास अटैच किया गया है जो कि हमारे पास R3 W3 है, विच इज़ इक्वल टू
इस साइड का जो टार्क है इस साइड के टार्क के बराबर है, जो कि R2 और W2 के बराबर है। आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे R1 हमारे पास अपनी जगह पे है और वेट बराबर है M1 इंटू जी। सिमिलरली R3 M3G विच इज इक्वल टू R2 और वेट बराबर है M2G के। तो यहाँ पे ये G इससे हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये G इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस फार्मूले में फिर जब हम R2 M2 R1 M1 और M3 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास R3 का जो आंसर है वो 20 सेंटीमीटर आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये थर्ड मास यानी पाइवुड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर के पास ले पे हैं। तो ये 50 है, 50 और 40 के बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और 40 और 30 के बीच डिस्टेंस 10 ये हो गया। तो ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो पाइवोट पॉइंट से ये 20 सेंटीमीटर के दूरी पर होगा। लेकिन अगर हम स्टार्ट से लेंगे तो फिर ये हमारे पास तकरीबन 30 सेंटीमीटर का पोजीशन बनता है। सो दिस मीन दैट द मास third will be at 30 centimeter from the origin point, from not the pivot point. So this is from the 0 marks position of the stick। ठीक है, 0 मार्क्स पोजीशन जो कि ये वाला पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, if ax which is equal to 1.5 centimeter, ay which is equal to -1 centimeter, and to which quadrant do the vector a exist या पॉइंट। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देख ले ax, तो इस तरफ ये हमारे पास पॉजिटिव साइड है ax। ठीक है, ये x आ गया, और ay जो कि माइनस है, माइनस ये वाला माइनस पोजीशन है। तो उसका x पोजीशन पॉजिटिव है और y पोजीशन नेगेटिव है। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि ये वाला वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला, तो ये ऑप्शन टी के फोर्थ क्वाड्रेंट। MCQ नंबर 8 which is given that a dot into a cross b which is equal to। तो याद रखें कि पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमारे पास a क्रॉस b अगर हम ले ले तो ये चूंकि वेक्टर है तो ये हमें थर्ड वेक्टर देगा c वेक्टर, जो कि इन दो को परपेंडिकुलर होगा। तो फिर इस c को हम a के साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जाहिरी बात है कि ये c फिर a को परपेंडिकुलर होगा, और जब हम डॉट में cos 90 पुट करेंगे तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। MCQ नंबर 9, two forces of magnitude 20 Newton and 50 Newton act simultaneously on a body. Which one of the following forces cannot be a resultant of the two forces? क्वेश्चन में कहा गया है कि दो फोर्सेस है जिनमें एक की मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन दूसरे की 50 न्यूटन है, जो कि एक बॉडी पर साइमल्टेनियसली अमल कर रहा है। तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं हो सकता। यानी 20 रिजल्ट नहीं हो सकता, 30, 40 या 70। तो याद रखें, तो रिजल्टेंट के लिए हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले इन दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, तो 50 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 70 न्यूटन एडिशन से आंसर आएगा। तो 50 माइनस 20 अगर हम लेंगे तो हमारे पास 30 न्यूटन आंसर आएगा। तो याद रखिए, इस वेक्टर की रेंज 70 और 30 के बीच होगा, यानी मैक्सिमम 70 मिनिमम 30 या बिटवीन हो सकता है।
लेकिन अबव 70 या बिलो 30 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देख लें 20 इज बिलो फ्रॉम 30, here 30 is present, 40 which is between 70 and 30 which is also possible, while the maximum is 70 which is also possible. So 20 is not the possible resultant of these two forces. MCQ number 10, if the dot product of two non-zero vector A and B is 0, then the magnitude of their cross product is. क्वेश्चन में कहा गया है अगर हमारे पास दो वेक्टर है A और B जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, लेकिन ये दो वेक्टर बजाते खुद नॉन ज़ीरो है, यानी A की वैल्यू सिफर नहीं हो सकती और B वेक्टर की वैल्यू सिफर नहीं हो सकती। इन दो नॉन ज़ीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन में कहा गया है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर ये बताइए कि ए बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, 1, ए बी या माइनस ए बी। So we know that dot product A dot B which is equal to AB cos theta which is equal to 0, ये गिवन है ऑलरेडी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि A और B 0 के बराबर नहीं है। तो ये वाला पोर्शन कब सिपर के बराबर होगा, या A सिपर होगा या B 0 होगा या ये cos थीटा 0 होगा, तब हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन बुक में दिया गया है कि A और B 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा हमारे पास 0 के बराबर है। तो यहाँ पे थीटा हम फाइंड आउट करेंगे तो cos को इक्वेशन के राइट साइड जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास cos इनवर्स 0 के बराबर होगा और cos इनवर्स 0 90 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो वेक्टर के बीच एंगल हमारे पास 90 के बराबर है। अब हम इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के पोजीशन में होंगे। सो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है या वेक्टर प्रोडक्ट के ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और थीटा की जगह हम 90 पुट करेंगे। तो हमारे पास ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी के साइन 90 1 के बराबर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 11, the sum of magnitude of two forces is 16 Newton if the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum force, then the forces are। तो ये क्वेश्चन हम भी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो फोर्सेस को ऐड किया गया जिनका मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 8 न्यूटन के बराबर है एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। तो ये हमारे पास फोर्स 1 आ गया, ये दूसरा फोर्स आ गया, ठीक है, ये F1 और ये F2 आ गया, और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया या रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब क्वेश्चन को दोबारा देखें, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16। इस F1 और F2 को ऐड किया गया यानी इसका सम लिया गया, तो सम उसका बराबर है 16 न्यूटन का, यानी फोर्स 1 और फोर्स 2 को जमा किया गया, जमा करने के बाद जो आंसर आया वो 16 न्यूटन है, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8, ये रिजल्टेंट है और इस दोनों का जो रिजल्टेंट है ये 8 न्यूटन के बराबर है एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, और इस रिजल्टेंट की का जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है मिनिमम फोर्स को। तो ये देखें ये मिनिमम फोर्स है, उसको ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। तो अब ये बताइए कि F1 और F2 की क्या वैल्यू हो सकती है इसमें। तो हमारे पास गिवन क्या है, F1 फोर्स F1 और F2 को जब सम किया गया तो उसका 16 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है, ये गिवन है। और दूसरी बात ये की कि उसका जो रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन के बराबर है
और ये परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, इस F1 जो कि मिनिमम फोर्स है इसको परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला इक्वेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख ले F2, ये हमारे पास F1 और F2 यहाँ जो 60 न्यूटन के बराबर है, तो हम इस इक्वेशन में F2 को फाइंड करने की कोशिश करेंगे पहले। तो यहाँ पे F2 की जगह हम पुट करेंगे 16 न्यूटन माइनस F1, तो इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे F2 की जगह। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स 1 6 न्यूटन के बराबर होगा और F2 10 न्यूटन के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 12, find the mass of the uneven rod shown in the figure F at center of gravity is 14 centimeter from and A is। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ये अनइवन रॉड है। अनइवन मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ अनइवन। ये अनइवन का जो मास है ये मास हमको मालूम करना है। F at center of gravity is 14 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A, और इस रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये पोर्शन, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पोर्शन होती है जो हम सपोज करते हैं कि पूरा मास इस पोजीशन पे कंसंट्रेटेड है यानी मौजूद है। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है इस अनइवन रॉड का ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है एंड ए से। तो यहाँ से यहाँ का जो फासला है 14 सेंटीमीटर का है। तो ये बताइए कि इस पोर्शन की मास कितनी है। तो फिगर में अगर आप देख लें, ये यहाँ पे एक पाइवुड पॉइंट या एज लगाया हुआ है, नाइफ एज लगा लिया है। यहाँ से यानी एंड ए तक टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और इसका सेंटर ऑफ मास एंड ए से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर के दूरी पर है। तो सेंटर ऑफ मास और इस नाइफ एज के बीच कितना फासला होगा, तो टोटल 30 है, ये 14 हो गया, तो ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर का फासला बनता है। ठीक है, और राइट साइड का जो मास है वो 80 ग्राम है और इसका जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी हम टार्क का जो फार्मूला है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर है क्लॉकवाइज टार्क की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया R1 W1 विच इज़ इक्वल टू R2 W2। जिस तरह टार्क का जो फार्मूला है RF, फोर्स की जगह हमने वेट लगाया है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। वेट बराबर है M1G, ये बराबर हो गया M2G, G के साथ कैंसिल हो गया। तो हमें मास 1 मास को फाइंड करना है, इस मास को, कि इसका मास कितना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we will put the given value, so after putting the value we will got 100 ग्राम आंसर। तो यहाँ पे R2 हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर हो गया और मास 2 जो कि 80 ग्राम है डिवाइडेड बाय R1 जो कि 16 सेंटीमीटर फासला है सेंटर इस पाइवुड या नाइफ एज से। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है ये 16 सेंटीमीटर है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट द 100 ग्राम। इस अनइवन पोर्शन का जो मास है ये 100 ग्राम होगा। MCQ number 13, the following diagram show a uniform rod with its midpoint on the pivot. Two equal forces F are applied on the rod A shown in the figure. Which diagram shows the rod in equilibrium? क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 4 रॉड है जो कि, और हर रॉड को यानी मिड पॉइंट पे एक पाइवुट लगा लिया गया है। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे। तो ये बताइए
कि इसमें कौन सा रॉड इक्विलिब्रियम में है। अगर हम ए रॉड को देख लें तो इस पे फोर्स, ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है अपवर्ड, और ये फोर्स डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको इस तरह रोटेट करेगा। तो ये रोटेट करेगा तो उसमें टार्क क्रिएट होगा। जब टार्क क्रिएट होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसको देख लें, ये फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला इधर, तो ये वाला फोर्स इसको इस तरह ही रोटेट करेगा। यानी बी में भी टार्क प्रोड्यूस होगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर हम सी को देख लें तो ये वाला फोर्स इसी तरफ है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, और सिमिलरली ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है, तो रॉड रोटेट नहीं करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इसको देख ले तो ये भी रॉड को रोटेट करेगा, इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, और इसमें टार्क एक दूसरे के बराबर है, यानी एक दूसरे को काउंटर करेगा, तो सी इन इक्विलिब्रियम। MCQ number 14, for which angle the equation A dot B which is equal to A cross B is correct। क्वेश्चन में कहा गया है कि किस एंगल के लिए ये वाली इक्वेशन इक्वल के बराबर होगा, यानी 30 डिग्री पे या 45 पे या 60 पे या 90 पे, कि A डॉट B यानी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होंगे इन दो वेक्टर के बीच। तो हमको एंगल मालूम करना होगा। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है ए बी साइन थीटा के। तो यहाँ पे इक्वल साइन है तो हमने भी इधर ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ले ली। ए बी के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ पे हम इसको कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो लेफ्ट साइड पे 1 हमारे पास रह जाएगा, और साइन डिवाइड बाई कास थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज ओनली वैलिड फॉर 45 डिग्री एंगल। MCQ number 15, which is the last one MCQs. What is the net torque on wheel radius 2 meter as shown। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक व्हील है, पहिया है, जो कि उसका रेडियस 2 मीटर है। तो याद रखें ये वाला फोर्स 10 न्यूटन है और ये वाला 5 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन ज़्यादा है, 5 न्यूटन कम है। तो 10 न्यूटन से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या इस 10 में से जो 5 न्यूटन फोर्स है इस 5 को काउंटर करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स बाकी रह जाता है, जो आखिरी और नेट फोर्स होगा। तो व्हील को 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ ही रोटेट करेगा, जो कि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी 5 न्यूटन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना टार्क, यानी टार्क होगा 5 न्यूटन मीटर clockwise। Thanks for watching. Stay tuned for more physics lecture. Don't forget to like, share and subscribe.